Hello everyone, welcome back to Education Vitamin. This is Gitanjali and I'm back with one of the most requested videos which is change and development in industrial society. वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ. सिंस आई एम शूटिंग दिस वीडियो ड्यूरिंग द आफ्टरनून एंड वेयर आई लिव इज अ वेरी बिजी रोड, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा ट्रैफिक का साउंड आए. प्लीज उसको इग्नोर कर देना क्योंकि यूजुअली आई शूट एट नाइट जब तक ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, बट अभी क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है आई कुड नॉट वेट तब तक के लिए. सो प्लीज इग्नोर एनी साउंड विच इज कमिंग. एंड सेकेंडली गाइज, तुम्हारे मोटिवेशन को क्या हो गया है? मुझे इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मोटिवेशन नहीं है, समझ नहीं आ रहा है क्या करेंगे, यू आर इन पैनिक मोड. ऐसे नहीं चलता है. ओके, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन. एनसीईआरटी पढ़ो, ध्यान से पढ़ो उसको, मेरे वीडियोस देखो. आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन माय वीडियोस. मैंने कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है एनसीईआरटी का जो छोड़ा है. वॉच माई वीडियोज एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आंसर्स लिखना शुरू करो. क्वेश्चंस देखो मेरे जो वीडियोस है उसमें से पॉज करो वीडियो को, अपना खुद का आंसर लिखो एंड देन मैच इट विद व्हाट आई हैव रिटन, वेदर योर आंसर कंटेन्स दोस कीवर्ड्स और नॉट. राइट, दैट्स द वे टू गो. हो सकता है मैं आज लाइव स्ट्रीम भी करूं तुम लोगों के डाउट्स लेने के लिए और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए. दैट आई विल इंटीमेट यू गाइज लेटर. लेकिन फिलहाल जो है शुरू करते हैं चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी से. तो ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है आपकी बुक में एक एग्जाम्पल से शुरू होता है. राइट, किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर? एग्जाम्पल है जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं बॉम्बे में जो रहते हैं लोग, हु आल्सो वर्क इन बॉलीवुड एंड द फिल्म स्टार्स. राइट, इन दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है कि ऑल्दो दे वर्क इन द सेम इंडस्ट्री, दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हैं, यू नो, बट दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर स्टार्किंग डिफरेंट इन वेयर दे लिव. जो जूनियर आर्टिस्ट है उनका ड्रेस थोड़ा सा कम पॉश एरिया का होता है. फिल्म स्टार्स पॉश एरिया में, जैसे जूहू में, बांद्रा में यहाँ रहते हैं. where they eat, so a junior artist might be found eating a vada pav on a local stall, whereas film stars you would usually see those pictures of them coming out of very fancy posh restaurants, 5 stars. Right, what they wear, so junior artist हो सकता है इतने ब्रांडेड कपड़े ना पहने बिकॉज हो सकता है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी सैलरीज इतनी नहीं होती हैं. Film stars, as you know, they wear everything from Balenciaga to, the lesser known brands. But they always wear branded clothes, and that too highly, very costly clothes they wear. Alright? At the same time, but the one thing, there are many things which unite them also. हालांकि बहुत चीजें इन दोनों को अलग करती हैं, इनका lifestyle and everything, but there are many things which are common in both of them. And that is films. Both of them watch films, the same films they watch, cricket matches they watch. They suffer from the same air pollution in the city, and all of them want their children to succeed. So working in the same industry, they have their own set of differences, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको बाइंड करके भी रखती हैं. So इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एनसीईआरटी क्या शो करना चाहती है? It wants to show you that how and where people work, what kind of jobs they have is an important part of who they are. आप कहाँ काम करते हैं, आप किस तरह का काम करते हैं, will decide eventually who you are, what is your identity. तो इस चैप्टर के अंदर जो है हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि how changes in technology or the kind of work that is available has changed social relations in India. Right, टेक्नोलॉजी के आने से, मोबाइल फोन्स के आने से, एप्लीकेशंस के आने से, राइट, जो जिस तरह का काम अवेलेबल है अब इंडिया में लोगों के पास, कितनी ऑल्टरनेटिव जो है जॉब्स अवेलेबल है लोगों के पास, एंड उसकी वजह से सोशल रिलेशंस कैसे चेंज हुए हैं, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. Apart from that, the social institutions like caste, kinship networks मतलब जो आपके भाई बंधु होते हैं, जिनके थ्रू आप जुगाड़ के थ्रू people find jobs, जो अपनी फैमिली एंड किनशिप में बेसिकली मीन्स पीपल रिलेटेड टू योर फैमिली, उनके नेटवर्क के थ्रू जब आप जॉब ढूंढते हो. जेंडर, राइट, रीजन, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वे वर्क इज ऑर्गेनाइज. तो इन लाइन्स के ऊपर वर्क कई बार ऑर्गेनाइज होता है. कास्ट के ऊपर कई बार कास्ट डिसाइड करती है कि आप किस काम को टेकअप करते हो, खासकर इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे आपको दिखेगा कि मोस्टली जो
जो प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं आज की डेट में भी, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी रिफॉर्म्स दैट हैव टेकन प्लेस, सो मेनी लॉज आर इन प्लेस, आज की डेट में भी जो है मोस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब्स आर टेकन अप बाय द हाई कास्ट पीपल। और मीनियल काम आज भी लो कास्ट लोग ही करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि लो कास्ट लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, बिल्कुल मिली है और वो अपलिफ्ट भी हुए हैं, लेकिन आज भी मीनियल काम अपर कास्ट वाले लोग नहीं करते मिलेंगे आपको। किनशिप नेटवर्क के थ्रू, जेंडर के थ्रू, आप एक मेल है या फीमेल है, विल ऑल्सो गेट टू डिसाइड कि आपकी प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन क्या होगी लाइफ में। एंड रीजन ऑल्सो, किस एरिया से आप आते हो, दैट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट कि आप अपने काम को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो और आपके प्रोडक्ट्स कैसे मार्केट होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा। So these are also major area of research for sociologists. Okay. I don't know why I have written psychologists. शायद पढ़ाते पढ़ाते मुझे psychology याद आ गई. So really sorry for that. It's an important area of research for sociologists. All right. Sorry for this goof up, guys. Okay. For example, role of gender. जेंडर की अगर हम बात करें, आप देखेंगे कि मोर वुमेन आर इन नर्सिंग एंड टीचिंग देन इंजीनियरिंग। ऐसा क्यों, राइट? क्या ऐसा कोइंसिडेंस है कि मोस्टली जितने भी नर्सेज आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे वो फीमेल्स हैं? इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस, या फिर सोसाइटी को ये लगता है, द सोसाइटी थिंक्स दैट वुमेन आर बेटर सूटेड फॉर केयरिंग जॉब्स, कि जहाँ केयर नर्चर की बात आती है, वुमेन आर बेटर ऑफ देन मेन, तो हम इनको ऐसी जॉब्स पे प्रेफर करें रादर देन मेन। और जहां स्ट्रेंथ की बात आती है वहां हम मेन को जो है ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दें। अदर जॉब्स आर कंसिडर्ड बोथ मैस्कुलिन एंड रिक्वायर मोर स्ट्रेंथ। लेकिन आपको भी पता है वुमेन हैव ब्रोकन दीज स्टीरियोटाइप्स टाइम एंड अगेन। आपको हर एरिया में, हर वर्क एरिया में आज के टाइम में वुमेन काम करती मिलेंगी, चाहे उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, चाहे उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए या मेंटल स्ट्रेंथ। ओके, बट दिस इज यूजुअली हाउ द सोसाइटी थिंक्स। रीजन का अगर एग्जांपल लें तो जैसे हमने बात की कि रीजन भी कई बार डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे मार्केट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया के किसी कॉफी एडवर्टीजमेंट की बात करें तो उस पे हमेशा 2 कप्स आपको बने हुए दिखेंगे, व्हेयरएज इफ यू सी द सेम एडवर्टीजमेंट इन अमेरिका यू वुड फाइंड दैट देयर इज ओनली 1 कप। क्योंकि इंडिया में ड्रिंकिंग कॉफी इज जस्ट नॉट एन एक्ट ऑफ वेकिंग अप। सिर्फ कॉफी का यही पर्पस नहीं है कि आपको नींद से जगाना है। Having coffee is an act of socialization. It's an occasion to talk to someone. चाय पे चर्चा, we all have heard terms like these कि चाय की टपरी पे बैठकर जब लोग इकट्ठे होते हैं, socialize करते हैं, वहां पर it just doesn't remain confined to the tea. It's about that experience that people have when they sit down and talk to each other. तो रीजन के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट कैसे होता है। Now let's see sociologists क्या क्या स्टडी करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट जानना चाहते हैं who produces what, कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कहाँ काम कर रहा है, कौन किसको बेच रहा है, who is selling to whom and how are they selling these products। क्योंकि ये सारी चीजें, कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कहाँ काम कर रहा है, and who is selling to whom, these are not individual choices, mind you। ये अपनी चॉइस से नहीं होती हैं, बट देयर आउटकम्स ऑफ सोशल पैटर्न्स। इनके पीछे बहुत ही बड़े रीजंस होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि क्या प्रोडक्ट सेल होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा। लेट्स क्विकली गो थ्रू द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर। पहला तो है इंट्रो, छोटा सा, जो मैंने आपको अभी बता दिया है, वी हैव डन दैट। उसके बाद इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें कि हम एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी के प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स दोनों पढ़ने वाले हैं। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया की हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। यहाँ पे 3 और टॉपिक्स हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन द इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इन तीनों को डील करने के बाद हम जाएंगे हाउ पीपल फाइंड जॉब्स। तो यहाँ तक जो है हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो बाकी के टॉपिक्स हैं, थोड़े से छोटे टॉपिक्स हैं रिलेटिवली, वो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 2। जैसे कि हम हर चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करते हैं, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन टू दिस वीडियो और दिस चैप्टर ऑल्सो। तो उस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ इज वर्क कैरिड आउट, वर्किंग कंडीशंस, होम बेस्ड वर्क एंड स्ट्राइक्स एंड यूनियंस, एंड दैट वुड टेक केयर ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। अब जल्दी से जो है पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जब भी कोई सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज होती है,
उसकी क्या इमेज फॉर्म होती है? इज इट अ पॉजिटिव इमेज और इज इट अ नेगेटिव इमेज? So many of the great works of sociology were written at a time when new machinery, was assuming great importance. तो काफी सारे सोशियोलॉजिस्ट ने तब काम किया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, मशीनरी, नई नई मशीनरी बन रही थी. द वर्ल्ड वाज गेटिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड, स्पेशली द वेस्टर्न कंट्रीज वर गेटिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड. तो थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर एंड एमाइल डर्कहाइम, they associated a number of social features with industry. तो क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी पीक पर थी, इन लोगों ने इंडस्ट्री के फीचर्स को सोशल फीचर्स के साथ जो है कंबाइन किया. किन फीचर्स को? जैसे अर्बनाइजेशन. दे सेड कि अर्बनाइजेशन इज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. ऑब्वियस सी बात है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो रूरल एरिया से ज्यादा लोग जो हैं शहरों की तरफ आएंगे. दे वुड ट्राई टू सेटल देयर बिकॉज इट वुड इम्प्रूव देयर lifestyle. It would give them better opportunities in terms of everything. So कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है it leads to urbanization. फिर उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री जो है देयर इज अ लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप. पहले जो है रूरल एरिया में क्या होता था कि लोग अपने अपने खेतों में काम करते थे एंड दे वुड नो ईच अदर व्हेन दे वुड वर्क ऑन देयर फार्म. उनके साइड वाले फार्म पे जो इंसान काम कर रहा है, दे वुड टॉक टू देम, दे वुड इंटरैक्ट विद देम. या फिर जिस लैंडलॉर्ड के लिए भी वो काम कर रहे थे, दे वुड नो द लैंडलॉर्ड आल्सो, दे वुड हैव पर्सनल रिलेशनशिप्स. दिस लैंडलॉर्ड वुड एक्ट एज अ पेट्रन. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन रूरल सोसाइटी वाला चैप्टर. लेकिन नाउ दीज रिलेशनशिप्स वर सब्स्टिट्यूटेड बाय अनोनिमस प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स. ना तो आपको ये पता है कि आपका टॉप बॉस कौन है, ना आपको ये पता है कि आपका जो कलीग है वो कहाँ से आया है, आपके साथ जो काम कर रहा है वो किस एरिया को बिलोंग करता है. कोई भी फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है इंडस्ट्री में नहीं होता, मॉडर्न फैक्ट्रीज में और वर्क प्लेसेस में. इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट्स अ डिटेल्ड डिविजन ऑफ लेबर, right? People often do not see the end result of their work because they are producing only a small part of the product. तो इंडस्ट्री में क्या होता है, जो लोग अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं वो एक प्रोडक्ट का अलग अलग हिस्सा क्रिएट करते हैं. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के जा रहा है, दे डोंट नो अबाउट इट, राइट? और जब तक आपको ये नहीं पता होगा, देखो जब आप कोई चीज बना रहे हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उससे आपका लेवल ऑफ अटैचमेंट अलग होता है. जब एक फार्मर अपने खेत में क्रॉप्स उगाता है, एक बीज बोने से लेकर हार्वेस्टिंग तक, उसका सेटिस्फेक्शन अलग है क्योंकि उसने अपने हाथ से, अपनी मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से उसने वो ग्रेन को उगाया है, राइट? उस एक गेहूं के दाने को. लेकिन जब एक फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, आप अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे हो, आपको यही नहीं पता एंड प्रोडक्ट क्या है. तो उससे क्या होता है, एक लेवल ऑफ अटैचमेंट उतना नहीं बन पाता वर्कर्स का अपने प्रोडक्ट के साथ, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, जो काम होता है वो रिपीटेटिव होता है. वही जो है सेम शिफ्ट्स, वही काम, आके रोबोट्स की तरह काम करना, चले जाना घर. इट्स रेपिटेटिव एंड एग्जॉस्टिंग. ये कुछ नेगेटिव साइड्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की. येट दिस इज बेटर देन हैविंग नो वर्क एट ऑल, राइट? दैट इज बीइंग अनएम्प्लॉयड. तो यही एक पॉजिटिव साइड है कि भाई कम से कम काम तो मिल रहा है. गांव में मतलब पहले जो भूखमरी थी, जो बुरी हालत थी, कम से कम वो तो नहीं है. तो यही एक पॉजिटिव, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पॉजिटिव साइड है कि एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है, चाहे लोग बोर हो रहे हैं रेपिटेटिव काम से, लेकिन कम से कम काम तो मिल रहा है. दिस इज अ पॉजिटिव साइड. इसी को जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है सिचुएशन एलियनेशन, कहा है कार्ल मार्क्स ने. अभी सिचुएशन एलियनेशन क्या होती है कि पीपल डू नॉट एंजॉय वर्क. उन्हें मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है काम करने में. They see it as something they have to do. मतलब करना ही पड़ेगा. आप गले में घंटी है तो बजानी ही पड़ेगी. Only in order to survive. Okay, only in order to survive, and even that depends on whether the technology has any room for human labor. तो मान लो कल को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई कि उनके लेबर को किसी मशीन ने रिप्लेस कर दिया, तो ये भी उनके हाथ से चला जाएगा. सो सिचुएशन एलियनेशन मतलब कि खुद को एलियनेटेड फील करना. आप अपने आप को उसका एक हिस्सा नहीं मान रहे, आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हो बिकॉज यू हैव टू डू इट फॉर योर सर्वाइवल. आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है. दिस इज कॉल्ड सिचुएशन एलियनेशन बाय मिस्टर कार्ल मार्क्स. ठीक है. इसके बाद जो एक और पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिलती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इज दैट इट लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी, एटलीस्ट इन सम स्फीयर्स. कि कहीं कहीं ये जो है इक्वालिटी भी जनरेट करती है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, जब बहुत सारे लोग एक ट्रेन में ट्रैवल करके रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते हैं कि हमें जो है आज
वो रहते रूरल एरिया में है आसपास ही, लेकिन वो ट्रैवल करके आते हैं अपने काम पे। सो कहीं ना कहीं उनकी जो कास्ट डिस्टिंक्शंस है वो मैटर नहीं करती, राइट? हाउ दे सिट इन द ट्रेन, where they sit in the train, that is not decided by their caste, right? तो कहीं साइबर कैफे में भी अगर कोई जाता है तो दे आर नॉट गिवन एंट्री अकॉर्डिंग टू विच कास्ट डू दे बिलोंग टू। तो इंडस्ट्री जो है इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन इट लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी एटलीस्ट इन सम स्फीयर्स, राइट? तो ये किसका एक पॉजिटिव साइड हम मान सकते हैं। On the other hand, older forms of discrimination may persist even in new factory or workplace settings. कि जब कोई फैक्ट्री में लोग काम करने आते हैं तो वहां पे they might prefer sitting or talking with people of the same caste. तो जहां एक तरफ इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन को, कास्ट डिस्टिंक्शन को कम करती है, वहीं कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा भी देती है। So this is a negative side of industrialization. So basically इस टॉपिक में हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ही देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के। Even as social inequalities are reducing, economic और income inequality is growing in the world. ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि हो सकता है social inequality अब कम हो रही है, लेकिन income inequalities आज भी जो है वर्ल्ड में बढ़ रही है। The rich are growing richer and the poor are becoming even poorer. Often social inequality and income inequality overlap. इसका मतलब कि जो लोग अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, अच्छी इनकम, बेटर पेइंग जॉब्स जो है वो भी उन्हीं के पास होती हैं, राइट? फॉर एग्जांपल मेडिसिन, लॉ, जर्नलिज्म, मोस्टली इसमें आपको दिखेगा कि अपर कास्ट के लोग जो है स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, लोग ज्यादा काम करते हैं एज कम्पेयर टू लोअर कास्ट पीपल। एंड वुमेन ऑल्सो ऑफन गेट पेड लेस देन मेन फॉर सिमिलर वर्क। तो इनइक्वालिटी जो है सोशल के साथ साथ कई बार इकोनॉमिक ओवरलैप कर जाती है। Early sociologists therefore saw industrialization as both positive and negative. हमने दोनों साइड्स अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की देख ली कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। बट बाय द मिड 20th century मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जब आई तो आफ्टर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन केम टू बी सीन एज पॉजिटिव एंड इनएविटेबल, मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। इनएविटेबल मतलब ये तो होकर ही रहेगा, आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। So modernization theory क्या कहती थी? That societies are at different stages on the road to modernization. कि हर एक सोसाइटी किसी ना किसी लेवल पे जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ ही बढ़ रही है। हो सकता है वो थोड़ा आगे हो, रेस में थोड़ा पीछे हो, बट एवरी सोसाइटी eventually is going to get modernized. But they are all heading in the same direction. So modernization is inevitable and industrialization is also inevitable. अब इस टॉपिक में जो है हमने बात करी, हमने इंडस्ट्रियल सोसाइटी के पॉजिटिव साइड्स को भी देखा, हमने उसके नेगेटिव साइड्स को भी देखा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, कि हमारा इंडियन एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इसमें 3 फर्दर टॉपिक्स हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन द इंडियन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम अपनी इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर लेते हैं। देखो, इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दे आर सिमिलर ऑल्सो इन सम वेज एंड दे आर डिफरेंट इन मेनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी लोग जो है सर्विसेज सेक्टर में है, राइट? उसके बाद लोग एम्प्लॉयड है इंडस्ट्री में, और सिर्फ less than 10% of the people are involved in agriculture. ये ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा है। सो मेजोरिटी जो लोग हैं वो सर्विसेज में एम्प्लॉयड हैं। इंडिया की बात करें अगर तो 1999-2000 का डेटा कहता है दैट 60% ऑफ द पीपल वर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है उन्हें तो पता होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर क्या होते हैं, बट जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करते हैं। जैसे आप जब एग्रीकल्चर करते हैं, माइनिंग करते हैं, आप रॉ मटेरियल को वहां से प्रोक्योर करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, उस रॉ मटेरियल से फिर कुछ मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है? जैसे आपने शुगर केन जूस से शुगर को क्रिएट कर दिया, वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, राइट? आपने सॉइल से ब्रिक्स बनाई, ब्रिक्स से क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर, जो भी चीजें आपने सेकेंडरी सेक्टर में बनाई है उनको वहां से ट्रांसपोर्ट करके जो है अवेलेबल कराने का काम टर्शरी सेक्टर करता है। तो ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर।
तो 60% लोग जो है इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग में। 17% जो है काम करते थे इन दिस ईयर इन द सेकेंडरी सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एंड टर्शरी सेक्टर में जो है 23% ऑफ द पीपल लाइक ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इसको हम सर्विसेज सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द सर्विसेज सेक्टर। तो इसमें ऑलमोस्ट 23% लोग काम करते थे। इंडिया में जो है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज डिक्लाइंड शार्पली इवन दो इट एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये बहुत बड़ी एनोमली है हमारी कंट्री में कि जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है उसका जो शेयर है इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कम होता जा रहा है, राइट। सर्विसेज सेक्टर जो है इट कंट्रीब्यूट्स मोर देन हाफ, ओके, मोर देन हाफ जो है सर्विसेज सेक्टर से आता है। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हो इस डेटा से कि ऑल्दो सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कम होता जा रहा है। इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन बिकॉज इट मीन्स कि सेक्टर जो है एम्प्लॉइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इज नॉट एबल टू जनरेट मच इनकम फॉर देम। कि बेशक लोग इस सेक्टर में सबसे ज्यादा है लेकिन एग्रीकल्चर से उतना इनकम नहीं आ पा रहा है। एंड दिस वाज a report of the government of India in 2001 and 2. Okay, so it's a serious situation and it has to be looked after. अब इंडिया 2006-7 की बात अगर करें हम, प्लानिंग कमीशन का ही डेटा है 11th 5-year प्लान का which was released in 2007। तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स में कितना एम्प्लॉयमेंट का शेयर है वो आपको दिया हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर में कितने % लोग काम करते हैं, माइनिंग वगैरह में, वो सब आप इस टेबल में देख सकते हो। तो अभी भी मैक्सिमम जो है एग्रीकल्चर में ही लोग हैं। अनदर डिफरेंस, तो एक डिफरेंस तो हमने ये देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज में मैक्सिमम लोग सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयड है और इंडिया में एग्रीकल्चर में। अनदर डिफरेंस बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज द नंबर ऑफ पीपल इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। कि सैलरी जो मिलती है एवरी मंथ, जो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड है। इफ यू टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हियर आर फॉर्मली एम्प्लॉयड, ओके, उनके पास एक प्रॉपर सैलरी आती है हर महीने। इंडिया में ऑन द अदर हैंड 50% पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड, 14% आर रेगुलर सैलरीड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो खुद ही अपना काम ढूंढते हैं कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, जैसे फ्रीलांसर्स जो होते हैं। 14% ही है सिर्फ रेगुलर सैलरीड लोग एंड 30% वर्क एज कैजुअल लेबरर्स। एक चार्ट दिया हुआ है पेज 76 पे, अगर आप देखें तो इसमें दिखाया हुआ है कि हाउ द परसेंटेज ऑफ पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इट चेंज्ड बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया कि कितने लोग जो है अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयड थे, सेल्फ एम्प्लॉयड कितने थे और वेज वर्कर्स कितने थे, रेगुलर और कैजुअल कितने थे। ये रूरल और अर्बन एरियाज का डेटा आपको दिखा रखा है इस पे। सो यू कैन गो थ्रू दिस टेबल। इसके बाद जो है एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर, हम जिसको कहते हैं, एंड अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर। ये भी एक बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है। एक डिबेट, काफी सारे डिबेट्स भी हैं कि इनको डिफाइन कैसे किया जाए, आप क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, उसके डेफिनेशन को लेके थोड़े डिबेट्स होते हैं। सी, ऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स व्हिच एम्प्लॉय 10 और मोर पीपल थ्रू आउट द ईयर। 10 या 10 से ज्यादा लोग जहां काम करते हैं थ्रू आउट द ईयर, ऐसे यूनिट्स को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। और एक और कंडीशन होती है अपार्ट फ्रॉम दिस, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, ताकि उनके एम्प्लॉयज को जो है प्रॉपर सैलरी मिले, पेंशन्स मिले रिटायर होने के बाद और बाकी बेनिफिट्स मिले। तो इंडिया में 90% ऑफ द वर्क, जैसे एग्रीकल्चर को मिला के, इंडस्ट्री को मिला के और सर्विसेज को मिला के, 90% ऑफ द वर्क इज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहां पे कोई प्रॉपर गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्टेड है, कोई भी यहाँ पे नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं। 90% पीपल इन इंडिया आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसके जो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, वो है इसके सोशल इम्प्लीकेशंस। कि जब 90% पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, उसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, राइट। स्मॉल ऑर्गेनाइज सेक्टर में या लार्ज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है तो उससे क्या होता है। सी, सबसे पहले तो वेरी फ्यू पीपल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज फर्म्स वेयर दे गेट टू मीट पीपल फ्रॉम द अदर रीजन्स एंड बैकग्राउंड्स। तो जब बहुत कम प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेगा तो उनको जो एक एक्सपोजर मिलता है व्हेन दे वर्क इन अ बिग फर्म, बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस के लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं, ये जो एक्सपोजर है ये उनको नहीं मिल पाता, राइट।
अर्बन सेटिंग्स डू प्रोवाइड सम करेक्टिव टू दिस। तो आप जब एक शहर में रहते हैं अर्बन एरिया में, उससे थोड़ा सा इस चीज को करेक्शन मिल जाता है, क्योंकि आपके जो नेबर्स हैं हो सकता है वो अलग अलग सिटीज से हों, तो ये जो कमी है वहां पूरी हो जाती है। बट मोस्टली जो है ये लोग भी स्मॉल वर्क प्लेसेस पे ही काम करते हैं। And in these small scale workplaces, personal relationships determine many aspects of the work, right? अगर आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो अगर आपके बॉस को आपका काम पसंद आता है, you get a promotion. But if you have a fight, then they might chuck you out of the job. तो कोई भी आपकी जॉब प्रोटेक्शन नहीं है, right? You don't have any rights as such. इसके अलावा ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का एटमोस्फेयर इससे बहुत अलग होता है, राइट? दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां क्या होते हैं, वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, रिक्रूटमेंट जो है ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, और अगर किसी को कोई कंप्लेंट करनी है, उस कंप्लेंट के रिड्रेसल के लिए देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म दैट इज सेट, ओके? इवन इफ यू डिसएग्री विद योर इमीडिएट सुपीरियर्स, देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ रिड्रेसल ऑफ योर कंसर्न्स। तो ये एक इसका सोशल एप्लीकेशन भी होता है। इसके अलावा वेरी फ्यू इंडियंस हैव एक्सेस टू सिक्योर जॉब्स विद बेनिफिट्स। तो सिक्योरिटी नहीं होती है जॉब की। जितने ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे, उनकी जॉब सिक्योरिटी उतनी ही कम होगी। आउट ऑफ दिस 2/3 वर्क, इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स, लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब से सिक्योर तो कुछ है ही नहीं। आज के डेट में हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब को इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि वो बहुत सिक्योर है, राइट? बहुत कम परसेंट लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और इसमें से भी जो है बाकी के जो लोग हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन इन देयर ओल्ड एज, ओके? तो जिन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती, वो अपने बच्चों पे डिपेंड रहते हैं। दे डोंट हैव पेंशन्स, तो उनको अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। Government employment in India has played a major role in overcoming boundaries of caste, religion and region. तो आप देखेंगे एक ही ऑफिस में बैठ के जो है हर कास्ट के, हर रिलीजन के लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस एम्प्लॉयमेंट ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ने इस जो है डिफरेंस को जरूर कम किया है। एक सोशोलॉजिस्ट ने ये तक कहा था दैट भिलाई में कोई कम्युनल राइट्स नहीं होते हैं, भिलाई स्टील प्लांट जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरी इंडिया से लोग एम्प्लॉय होते हैं, इसलिए यहाँ पे कभी भी कोई कम्युनल राइट्स नहीं होते हैं। एक और जो इसका मेजर रिपरकशन है, सोशल इम्प्लीकेशन, वो ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वेरी फ्यू पीपल आर मेंबर्स ऑफ यूनियंस। तो जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, वहां यूनियन बनने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत कम हो जाती है, राइट? एंड दे डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिवली फाइटिंग फॉर प्रॉपर, अगर उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रही है, कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि हाउ कैन दे कलेक्टिवली फाइट अगेंस्ट इट, राइट? सेफ वर्किंग कंडीशंस क्या है, उनके राइट्स क्या है, उनको बिल्कुल भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, द गवर्नमेंट हैज लॉज टू मॉनिटर कंडीशंस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, लेकिन रियलिटी में दे आर लेफ्ट टू द whims एंड फैंसीज ऑफ द एम्प्लॉयज और द एम्प्लॉयर और द कॉन्ट्रैक्टर। अंत में जो है किसके ऊपर वो, उनकी किसकी दया पे वो निर्भर करते हैं, एम्प्लॉयर की या कॉन्ट्रैक्टर की, उनके खुद के कोई राइट्स नहीं होते हैं। सो ये सारे थे सोशल इम्प्लीकेशंस एक छोटा ऑर्गेनाइज सेक्टर होने के। 90% हमारी जो पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसके क्या रिजल्ट्स सोशली हो सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो अगला सब टॉपिक है इस टॉपिक में, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी अर्ली इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो है मेजरली, देखो पहले इंडिपेंडेंस से जो सबसे पहली मॉडर्न इंडस्ट्रीज बनी थी इंडिया में, दे वर जूट, कॉटन, कोल माइंस एंड रेलवे। सबसे पहले ये इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हुई बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो है गवर्नमेंट ने जो है इट टुक ओवर डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। जो मेजर मेजर एरियाज थे वो सारे पब्लिक डोमेन में आ गए, गवर्नमेंट के अंडर आ गए। पावर हो गया, माइनिंग हो गया, तो ओनली गवर्नमेंट हैड द पावर ओवर दीज, राइट? क्योंकि जरूरी था, अगर ये प्राइवेट सेक्टर को उस टाइम पकड़ा देते तो प्राइवेट सेक्टर जो था फ्लरिश ही नहीं हो पाता। दे आर वेरी लार्ज हेवी ड्यूटी एरियाज, राइट? तो गवर्नमेंट ने चूज किया कि इनको हम देखेंगे और बाकी एरियाज जो है हम प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, बिकॉज इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट? वी हैव बोथ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। Indian mixed economy policy, some sectors were reserved for the government, लेकिन others were open to the private sector। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो है फॉलो करते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड मेनली इन द पोर्ट सिटीज लाइक मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। यू नो कि क्योंकि ब्रिटिशर्स को जो है अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना होता था ब्रिटेन में, एंड दे हैड टू इंपोर्ट द फिनिश प्रोडक्ट। तो जितनी भी ये पोर्ट सिटीज थी इनिशियली डेवलप हुई ये
इन मेन सिटीज में मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा। बट लाइसेंसिंग पॉलिसी के आने के बाद गवर्नमेंट मेड श्योर कि इंडस्ट्रीज जो है दे आर नॉट ओनली लोकलाइज्ड बट दे आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट रीजन्स। तो बड़ौदा, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, फरीदाबाद, राजकोट, दे ऑल बिकेम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स। तो एक जो है डिस्पर्जन हो गया इंडस्ट्रीज का, एक जगह वो सीमित नहीं रही। नाउ द इंडस्ट्रीज बिकेम मोर एंड मोर डिस्पर्स्ड। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जो लघु उद्योग है, जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी एनकरेज किया बाय गिविंग देम स्पेशल इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस। बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे जैसे पेपर, वुड प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी, ग्लास, सेरामिक्स, ये सारे जो है रिजर्व कर दिए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कि जो मीडियम और लार्ज स्केल फर्म्स हैं वो इनका प्रोडक्शन नहीं करेंगी। 1991 के हिसाब से अगर देखें डेटा तो देयर वर 28% इंडस्ट्रीज व्हिच वर लार्ज स्केल एंड 72% ऑफ देम वर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Now the next subtopic in which is a part of the main topic is globalization, liberalization and changes in the Indian industry. तो हम देखेंगे कि इन दोनों एस्पेक्ट्स का हमारी इंडियन इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा। लिबरलाइजेशन जो है आपको पता है कि सिंस 1990s लिबरलाइजेशन का पॉलिसी हमारी जो गवर्नमेंट है वो फॉलो कर रही है। बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको इंडिया में अलाउ कर दिया गया है। बेसिकली आवर इकोनॉमी बिकेम मोर एक्सपोज टू द वर्ल्ड। ओके, प्राइवेट कंपनीज स्पेशली फॉरेन फर्म्स जो हैं दे आर एनकरेज टू इन्वेस्ट इन सेक्टर्स जो कि पहले रिजर्व थे सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि टेलीकॉम जो है, एविएशन है, पावर है। यहाँ सिर्फ पहले गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन नाउ इट हैज बीन ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स। लाइसेंसेस जो है दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ओपन इंडस्ट्रीज। इसके अलावा फॉरेन प्रोडक्ट्स आपको बहुत इजीली जो है किसी भी सुपरमार्ट में, इवन ग्रोसरी स्टोर्स में आपको जो है देखने को मिल जाएंगे फॉरेन प्रोडक्ट्स, राइट। एंड ड्यू टू लिबरलाइजेशन क्या हुआ, बहुत सारे इंडियन कंपनीज दे हैव बीन टेकन ओवर बाय दी they have been acquired by the MNCs, right? एक एग्जांपल भी अभी हम लेंगे इसका। तो या तो काफी इंडियन कंपनीज को इन MNCs ने, इन मल्टीनेशनल कंपनीज से एक्वायर कर लिया है, या फिर इंडियन कंपनीज ही जो है खुद ही मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बन गई हैं लिबरलाइजेशन के बाद। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे पार्ले ड्रिंक्स जो है इट वॉज बॉट ओवर बाय कोका कोला, द सॉफ्ट ड्रिंक जायंट, राइट। अब पार्ले का जो एनुअल टर्नओवर था दैट वाज ओनली 250 करोड़, लेकिन कोका कोला कंपनी का जो सिर्फ एडवर्टाइजिंग बजट अलोन था दैट वाज 400 करोड़। अगर आप लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा तो आई एम श्योर ये टर्म्स तो आपको बहुत अच्छे से पता होंगी, एनुअल टर्नओवर, एडवर्टाइजिंग बजट एंड ऑल। इट हैपेंड टू बी माय फेवरेट शो। एनीवेज मूविंग ऑन, तो ये एडवर्टाइजिंग जो बजट था इस कंपनी का ये बहुत ही ज्यादा मैसिव था, and because of that increased consumption of coke took place over the entire country and it replaced traditional drinks। जितने भी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स थे उनकी जगह लोगों ने कोक पीनी शुरू कर दी, क्योंकि इतना अग्रेसिवली इन्होंने मार्केट किया अपने प्रोडक्ट को जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इसके अलावा एक और मेजर जो एरिया था लिबरलाइजेशन का अपार्ट फ्रॉम टेकिंग ओवर द कंपनीज वाज रिटेल सेक्टर, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा इफ यू हैव बीन टू अ फॉरेन कंट्री, वहां जो है वॉलमार्ट, कैरीफोर, इस तरह की कंपनीज होती हैं जो बहुत बड़े बड़े सुपर स्टोर्स चलाती हैं। जैसे हमारे यहाँ एक लोकल किराने की शॉप होती है, ग्रोसरी स्टोर होता है, वहां पे बहुत बड़े बड़े ऐसे स्टोर्स होते हैं जहां पे आप जाके अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वॉलमार्ट टू रिप्लेस द लोकल किराना स्टोर, अगर ये होता है तो बॉक्स 5.1 में बात की गई है कि गवर्नमेंट ने जो है बैन लगा दिया था ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द रिटेल सेक्टर। फिर भी जो है वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट चेन्स हैं जैसे वॉलमार्ट है, कैरीफोर है, टेस्को है, दे वांटेड टू एंटर इंडिया, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। हर एक कंपनी, हर एक देश चाहता है कि उसका इंडिया में कोई ना कोई ब्रांच जरूर हो, कोई ना कोई बिजनेस जरूर हो। सम ऑफ इंडियाज मेजर बिजनेसेस जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, भारतीय एयरटेल है, इन्होंने भी जो है इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, कैरीफोर, वॉलमार्ट वगैरह में। अब इंडिया का रिटेल सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि एक तो इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट है, राइट। जो स्ट्रीट स्टोर्स होते हैं वो फैमिली रन स्टोर्स होते हैं, राइट। आपने देखा होगा पूरी की पूरी फैमिली बैठी होती है स्टोर में, किराना स्टोर में, एंड दे आर सेलिंग स्टफ। तो 97% जो है जो ग्रोसरी स्टोर्स का बिजनेस है इट इज रन बाय दीज फैमिली, ओके। इसीलिए जो है गवर्नमेंट डिलिबरेटली इनको इट्स ट्राइंग टू मेक देम हार्ड फॉर दीज
external companies to come and invest here in the retail sector, क्योंकि बहुत सारे ऐसी families है, crores of families are dependent for their livelihood on these grocery stores and it can destroy thousands of local players. इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इस एरिया में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हो. Apart from that, government is trying to sell its share in several public sector companies. तो हमने जैसे बात की थी, इनिशियली गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है एरियाज को अपने अंडर लिया था व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट, उसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं. लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना जो शेयर है उसमें अपना जितना उनका हिस्सा है उसको सेल ऑफ कर रही है. दिस इज व्हाट वी कॉल डिसइन्वेस्टमेंट, राइट. बट इससे क्या होता है, बहुत सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर अफ्रेड कि अगर ऐसा हुआ तो दे विल लूज देयर जॉब्स. एक बहुत बड़ा एग्जांपल इसका है मॉडर्न फूड्स. अब ये मॉडर्न फूड्स जो कंपनी थी, इट वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्दी ब्रेड. अभी तो आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, बट इफ यू आस्क योर मॉम एंड डैड, मॉडर्न फूड जैसे अभी आजकल हार्वेस्ट, गोल्ड, ब्रिटानिया तो सबने सुना ही है. मॉडर्न फूड्स वो 90s की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो बहुत ही हेल्दी फ्रेश ब्रेड बनाती थी, राइट. चीप प्राइसेस पे, इसके प्राइसेस सबसे कम होते थे. बट ये इट वाज द फर्स्ट कंपनी टू बी प्राइवेटाइज्ड, और जैसे ही इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसको प्राइवेट प्लेयर्स ने खरीद लिया. 60% of the workers of this company, they were forced to to retire in the first 5 years. तो इनका ये जो डर है, it is not dumbfounded कि बिना बात का डर है, ऐसा एक्चुअली में हुआ है कि जब भी किसी गवर्नमेंट फर्म को कोई प्राइवेट प्लेयर अक्वायर करता है, उसके सबसे पहले उसके एम्प्लॉयज को वो बर्डन उठाना पड़ता है. वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो इंडिया की बात हो गई, वर्ल्ड वाइड में आउटसोर्सिंग का जो ट्रेंड है, आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क बाय कंपनीज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज. मान लो एक कंपनी जो है उसको लग रहा है कि अगर मैं काम, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ये काम अपने एम्प्लॉयज से कराए जहां पे उसको प्रॉपर सैलरी देनी पड़ेगी, एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, उसका बहुत खर्चा होगा. दूसरा ऑप्शन है वो उस काम को डेवलपिंग कंट्रीज में आउटसोर्स करते हैं, मतलब वही काम अब डेवलपिंग कंट्रीज में लोग बैठ के अपने घरों में या कॉल सेंटर्स में कर रहे हैं एट वेरी वेरी चीप रेट्स. तो दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, राइट. आउटसोर्सिंग इज डन टू स्मॉलर कंपनीज, इवन होम्स. तो छोटी छोटी कंपनीज जो है आउटसोर्सिंग का वर्क उठाती हैं. मोस्टली इट इज डन टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां से चीप लेबर उनको मिलता है. स्मॉल कंपनीज हैव टू कम्पीट. अब जितने भी स्मॉल कंपनीज है उन सबको आपस में कम्पीट करना पड़ेगा इस काम के लिए, उनको ये काम मिल जाए. इसलिए क्या होता है, वो लोग अपनी वेजेस को लो रखते हैं, जिसकी वेजेस सबसे कम होंगी काम उसी को मिलेगा. इसी वजह से उनकी जो कंडीशंस, वर्क कंडीशंस है, वो भी बहुत पुअर होती है. ट्रेड यूनियंस भी ऐसी कंपनीज में जो है बननी मुश्किल हो जाती है, तो वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां कोई नहीं होता. Almost all companies, even government ones, they practice some form of outsourcing and contracting, लेकिन it is very much common in the private sector. तो होता तो सभी सेक्टर्स में है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये ज्यादा होता है. तो इस चीज को अगर हम समराइज करें इंडियन पार्ट को, इंडियन एक्सपीरियंस को, कि हम ये कह सकते हैं इंडिया इज स्टिल लार्जली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. आज भी हमारे कंट्री पॉपुलेशन का एक साइजेबल पोर्शन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. More people are being employed in the service sector. लोग आजकल डेफिनेटली सर्विसेज सेक्टर में, जैसे शॉप्स हैं, बैंक्स हैं, आईटी इंडस्ट्री है, वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है. इससे क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ अ मिडिल क्लास, राइट. और मिडिल क्लास की ग्रोथ के साथ साथ जो मिडिल क्लास वैल्यूज हैं, जो आपको टीवी सीरियल्स और फिल्म्स में देखने को मिलती हैं, उनकी भी ग्रोथ हो रही है. बट वेरी फ्यू पीपल हैव सिक्योर जॉब्स. रेगुलर सैलरीड पीपल जो होते हैं, जिनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, वो ज्यादा इनसिक्योर है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर. कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसे मैंने अभी बात करी आउटसोर्सिंग वगैरह की, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट बाय गवर्नमेंट इज द मेजर एवेन्यू फॉर इंक्रीजिंग द वेलबींग ऑफ पॉपुलेशन. और ये भी नीचे आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स भी दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, ठीक है. लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ने जो है ऑलरेडी जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है, राइट. एक बार ग्राफ दिया हुआ है पेज 79 पे, अगर आप देखें 2006 से 2012 का डेटा इसमें दिया हुआ है. इट शोज कि ओवर द इयर्स जो लोग पब्लिक सेक्टर में एंगेज थे वो अब नीचे जा रहा है. एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सेक्टर इज गोइंग डाउन, और प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज कमिंग अप ओवर द इयर्स. सिक्योर जो एम्प्लॉयमेंट है इन लार्ज इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग. गवर्नमेंट इज एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड फॉर द इंडस्ट्री, राइट. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज हैं जहां जॉब वैसे ही सिक्योर नहीं है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लैंड को एक्वायर कर रही है और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए. दीज इंडस्ट्रीज डू नॉट नेसेसरली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये क्या करती है, पोल्यूशन जरूर क्रिएट कर देती है.
ठीक है। और जिन फार्मर्स की लैंड एक्वायर होती है, कई बार उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं मिल पाता, उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। फार्मर्स, आदिवासीज हु कंस्टिट्यूट अबाउट 40% ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड, they are protesting at the low rates of compensation। तो उनकी उनसे जगह भी उनसे छीन ली जाती है, उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं मिलता इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे। then they are forced to become casual laborers living and working in on the footpaths of India's big cities। फिर बेचारे इन्हीं फार्मर्स और आदिवासीज को जो है लेबर्स की फॉर्म में जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काम करना पड़ता है। तो ये था ऑल अबाउट इंडियाज एक्सपीरियंस विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ द थर्ड टॉपिक एंड द फाइनल टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज हाउ पीपल फाइंड जॉब्स। इसको कर लेते हैं। देयर आर टू बॉक्सेस गिवन इन योर एनसीईआरटी। one is box 5.2 and the other is box 5.3। तो बॉक्स 5.2 एक एडवर्टीजमेंट है गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो है बहुत सारे बेनिफिट्स क्लियरली मेंशन्ड है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस जो है वो मेंशन्ड है क्लियरली, क्वालिफिकेशंस क्लियरली मेंशन्ड है कि मास्टर्स डिग्री चाहिए, पीएचडी चाहिए, एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, क्लियर कट दिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटीज प्रमोशन के लिए भी है और सीनियोरिटी यहाँ मैटर करती है। बहुत ही क्लियर कट सा एडवर्टीजमेंट है। वही बॉक्स 5.3 में जो एडवर्टीजमेंट है वो भी एक जॉब एडवर्टीजमेंट है, बट एक प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए। यहाँ पे आप देखोगे कि एक सैलरीड एम्प्लॉयमेंट तो है, एम्प्लॉयर भी एक वेल नोन होटल है, लेकिन कोई भी क्लैरिटी नहीं है रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन। सिर्फ बोला हुआ है गुड कमांड ओवर इंग्लिश चाहिए, फ्लेयर फॉर सेल्स चाहिए, सेल्स आपको करनी आनी चाहिए और इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, दैट्स इट। दे आर नॉट बीइंग क्लियरली चॉक्ड आउट। सो दिस जॉब इज likely to be on a contract basis। मतलब कुछ समय के लिए आप एम्प्लॉय करेंगे, उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो आप जो है अगेन यू विल बिकम अनएम्प्लॉयड। ओनली अ स्मॉल परसेंट ऑफ पीपल गेट जॉब्स थ्रू एड्स और एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी एड्स और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे जहां पे आपको जाके नाम रजिस्टर कराना होता है वंस यू ग्रेजुएट, कि अगर कोई भी जॉब आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है, ऐसे बहुत कम लोगों को जॉब्स मिलती है। मोस्टली लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है इंडिया में, राइट। जैसे टीचर्स हैं जो कि प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, फोटोग्राफर्स, आजकल यूट्यूबर एक बहुत बड़ा एक प्रोफेशन बन गया है बीइंग अ यूट्यूबर। दे रिलाई ऑन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, राइट। तो ये लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंड दे होप कि उनका जो काम है वो ही उनके लिए एक एडवर्टीजमेंट का काम करेगा। एंड मोबाइल फोन्स की वजह से भी जो है आजकल कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं जैसे अर्बन क्लैप एंड ऑल, उनके थ्रू आप मोबाइल फोन से ही जैसे प्लम्बर्स हैं, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस हैं, इन लोगों को आप हायर कर सकते हो। तो मोबाइल फोन्स के आने के बाद जो है लोगों को काम ढूंढने में थोड़ी आसानी हो रही है। नाउ इन अ फैक्ट्री जॉब रिक्रूटमेंट टेक्स अ डिफरेंट पैटर्न। तो ये तो बात हो गई आम लोगों की कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप काम कैसे ढूंढ रहे हो। अलग अलग तरीके से जो है लोग काम ढूंढते हैं, या तो आप खुद काम ढूंढेंगे, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी को यूज करके काम ढूंढेंगे। लेकिन अगर एक फैक्ट्री की बात आती है तो वहां लोगों को कैसे रिक्रूट किया जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो होता है। देखो पहले क्या होता था, पास्ट में वर्कर्स यूज टू गेट जॉब्स थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, इनको हम जॉबर्स भी कहते थे। तो एक कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, लोगों को हायर करते थे, ठीक। इनको कानपुर टेक्सटाइल मिल्स में दे वर आल्सो नोन एज मिस्त्रीज। ये खुद भी वर्कर्स ही होते थे और उसी रीजन से आते थे जहां पे बाकी वर्कर्स आते थे, बट बिकॉज इनके पास ओनर की बैकिंग होती थी दे बॉस्ड ओवर द वर्कर्स। ये जो मिस्त्रीज होते थे, ये जो मिस्त्रीज थे दे वुड पुट कम्युनिटी रिलेटेड प्रेशर ऑन द वर्कर्स कि तुम हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते तो तुम्हें चलो जॉब करनी पड़ेगी। देयर इंपॉर्टेंस हैज गॉन डाउन। आजकल जो है मैनेजमेंट और यूनियंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन रिक्रूटिंग देयर ओन पीपल। तो टाइम के साथ साथ इन जॉबर्स की जो है इंपॉर्टेंस वो कम हो गई है। तो और बहुत सारे वर्कर्स को ये भी लगता है कि अपनी जॉब हम अपने बच्चों को पास ऑन कर दें, राइट। Many times what happens is these factories also employ some people called badli workers। badli workers मतलब जो किसी के बदले काम करें, वो सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर परमानेंट वर्कर्स हु आर ऑन लीव। तो जब भी फैक्ट्री के जो परमानेंट वर्कर्स हैं वो लीव पे चले जाते हैं, उनकी जगह ये जो बदली वर्कर्स हैं वो काम करने आते हैं। Many of these badli workers are those who have actually worked for many years for the same company। तो ये वही लोग होते हैं मोस्टली जिन्होंने ऑलरेडी कंपनी के लिए काम किया हुआ होता है, बट नाउ फॉर सम रीजन दे आर नॉट गिवन द सेम स्टेटस एंड सिक्योरिटी। तो इसी को हम जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्क कहते हैं कि अब उनको जो है कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम मिल जाता है, क्योंकि जो रेगुलर एम्प्लॉयज है कंपनी के वो छुट्टी पे गए हुए हैं।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। देखो, एक तो जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो और दोनों की हमने बात कर ली, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर ली और जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हमने की है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसी स्कीम्स निकाली है जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम। These are programs by which employment and self-employment will, they become possible. So उनको encourage करने के लिए entrepreneurship को ऐसे कुछ schemes बनाई गई हैं, and they are helpful for the marginalized sections, जो ट्रेडिशनली जिन सेक्शंस को हमारी सोसाइटी ने मार्जिनलाइज करके रखा, ऑप्रेस करके रखा, SC, STs, OBCs, इनके लिए जो है काफी हेल्पफुल है। And it's a positive sign for creating economic potential among the demographic dividend of India. Demographic dividend आपको पता ही है क्या होता है, कि जब मेजोरिटी पॉपुलेशन अर्निंग स्टेज में होती है, वर्किंग स्टेज में होती है, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो अगर इस चीज का हमें मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके पास काम तो हो। अगर काम ही नहीं होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा हम कैसे उठा पाएंगे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम की हमने बात की है, इट इज मोस्ट विजिबल इन हायरिंग ऑफ कैजुअल लेबर फॉर वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, ब्रिक यार्ड्स होते हैं जहाँ ईंटें वीटें बनाई जाती हैं, वहां पे ऐसे एरियाज में जो है ये कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम सबसे ज्यादा विजिबल होता है। अब एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, गांव में जाता है, ही आस्क्स इफ पीपल वांट टू वर्क, राइट, पूछेगा कि भाई तुम्हें काम चाहिए, एंड ही विल देन लोन देम सम मनी, कुछ पैसे उनको दे देगा। और ये जो लोन है इसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, कि वो अपने गांव से उस वर्क साइट पे कैसे जाएंगे, वो इंक्लूडेड होता है। और ये जो लोन्ड मनी है जो कॉन्ट्रैक्टर लोगों को दे रहा है, इट इज ट्रीटेड एज एन एडवांस्ड वेज, कि तुम इसको अपना एडवांस मानो, और तुम जो है जब तुम्हारी सैलरी आएगी, पहले तुम सबसे पहले ये अपना जो एक लोन तुमने मुझसे लिया है इसको पूरा करोगे, एंड देन यू विल गेट पेड। ओके, सो दे वर्क फॉर विदाउट वेज अंटिल द लोन गेट्स रीपेड। पहले क्या होता था, इन द पास्ट एग्रीकल्चरल लेबरर्स वर टाइड टू देयर लैंडलॉर्ड बाय डेट। ठीक है, वो बेचारे अपने इनपुट्स के लिए, एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए पैसा लेते थे, उस पे इंटरेस्ट लगता रहता था, लैंडलॉर्ड्स उनको एक्सप्लॉइट करते रहते थे। नाउ दे आर ऑल्सो इन डेट, अभी भी वो कॉन्ट्रैक्टर के डेट में, सिचुएशन कुछ ज्यादा बदली नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नाउ दे आर नॉट बाउंड बाय एनी सोशल ऑब्लिगेशन। उनको उनके साथ जिंदगी भर काम नहीं करना है, वो जब चाहे उस जॉब को छोड़ के, उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के किसी और के यहाँ एम्प्लॉयमेंट पकड़ सकते हैं। दे आर नॉट बॉन्डेड टू दैट पर्सन, राइट। तो ये एक इम्प्रूवमेंट जरूर हुई है। In that sense, they are more free in an industrial society, right? ये एक पॉजिटिव साइड है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, कि यहाँ पे लोग थोड़े फ्री हैं काम चूज करने के लिए। They can break that contract and find another employer. Sometimes whole families also migrate and the children also help their parents. तो एक बहुत ही पिटिएबल कंडीशन जो है दिखा रखी है बॉक्स 5.4 में, जो है बेसिकली एक ब्रिक यार्ड्स जो है साउथ गुजरात में, उसकी एक छोटी सी कहानी बताई हुई है कि कैसे जो ये ब्रिक यार्ड्स हैं, दे आर ओन्ड बाय अपर कास्ट पीपल लाइक पारसीज एंड देसाईज, या फिर जो पॉटर कास्ट के लोग होते हैं वो भी एक्वायर कर लेते हैं ब्रिक यार्ड्स को, ताकि अपने ट्रेडिशनल वर्क को वो एक्सपैंड कर सके। तो ये लोग ओनर्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली इन ब्रिकयार्ड्स में जो है 30 to 40,000 वर्कर्स दे आर एम्प्लॉयड ऑन अ सीजनल बेसिस। अगेन जो हमने सीजनल माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था, फुट लूज लेबर, राइट। तो इनको कुछ टाइम के लिए हायर कर लिया जाता है। यूजुअली कौन होते हैं लोग, लोकल लोग होते हैं या फिर माइग्रेंट दलित्स होते हैं। तो देयर इज अ सर्टेन क्लास दैट दे बिलोंग टू, सर्टेन कास्ट दैट दे बिलोंग टू, और इनको जो है कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करके लाते हैं गांव में से, एंड हियर दे वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 9 to 11 मेंबर्स। तो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप में 9 to 11 मेंबर्स होते हैं। और जो मेन, वुमेन और चिल्ड्रन है, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, दे मेक अराउंड 2500 to 3000 ब्रिक्स इन अ डे पर ग्रुप, राइट। तो जो ये 9 to 11 का ग्रुप है, इसमें टोटल 2500 to 3000 ब्रिक्स एक दिन में ये लोग बनाते हैं, एंड यूजुअली इस काम को करने में 10 आवर्स इनको लगते हैं। तो राइट फ्रॉम द एज ऑफ 6 years, एक छोटी सी एज से जो है बच्चों को रात को उठा दिया जाता है। दे आर वोकन ड्यूरिंग द नाइट एंड देयर फादर्स टेल देम कि ये मैंने ब्रिक बना दी है, नाउ यू हैव टू कैरी इट टू द अदर प्लेस। तो एक वेट ब्रिक जो है छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा दी जाते हैं, इसका वेट इज अबाउट 3 kgs, राइट। और वो बच्चा उस ब्रिक को अपने एक हाथ में लेकर भागता है एक सर्टेन डेस्टिनेशन तक। 9 years तक आते आते एक की जगह जो है हर बच्चे को 2 ब्रिक्स दे दी जाती हैं। तो इस इतना बुरा जो है बच्चों के साथ, हर मतलब कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, कि एक एज में जहां उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, दे शुड गो टू स्कूल और देयर न्यूट्रिशन शुड बी टेकन केयर ऑफ, इस तरह का काम उन्हें
करना पड़ता है. तो जैन ब्रीमन ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि समटाइम्स दे आर वोकन अप क्राइंग फ्रॉम द रैग्स दैट फॉर्म देयर बेड. सो रात को बेचारे जब उनको उठाया जाता है बहुत बुरी तरह वो रो रहे होते, बिकॉज दे आर स्मॉल किड्स राइट, दे डोंट अंडरस्टैंड. तो बहुत पिटिएबल, बहुत ही दयनीय हालत होती है इन लोगों की वहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जहाँ पे होता है. So with this guys we finished the part 1 of this particular chapter. ठीक है, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. अगर आपके कोई भी डाउट्स है प्लीज लेट मी नो. अभी बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आई विल बी कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एंटायर सिलेबस. सो बी होप्ड, बी प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक जरूर करते करो वीडियो को देखने के बाद, एंड शेयर इट विद whoever you think can benefit. So this is Gitanjali signing off, and I will see you in part 2 of this video. Bye.